नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की क्लस्टर विद्यालयों को परिवहन सुविधा देने के लिए एक अनोखी पहल सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से उत्तरकाशी जनपद के क्लस्टर विद्यालयों में परिवहन सुविधा के लिए 15 बसों का फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूली बच्चों के लिए बस की सुविधा उपलब्ध होने से उन्हें विद्यालय आवागमन में समय की बचत होगी। इस तरह के नवाचार से बच्चों को पठन पाठन में सुविधा होगी। उत्तरकाशी जनपद के नगरीय क्षेत्र के 15 क्लस्टर विद्यालयों में छात्र छात्राओं को परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाए जाने के लिए जिलाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा जिला खनिज न्यास फाउंडेशन की मध्य एवं ऑन टाइड फंड से 15 बस क्रय की स्वीकृति प्रदान की गई है और प्रति बस के लिए 20 लाख की दर से कुल 3 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार शिक्षा में काफ़ी नवाचार कर रही है और आप देख रहे होंगे कि टीचर्स की नियुक्तियाँ भी बहुत हमने कर दी है। स्कूलों में फर्नीचर से लेके बिजली की व्यवस्था से लेके पानी की व्यवस्था से लेके शौचालय से लेके और निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी हम दे रहे हैं। अभी हम पूरे प्रदेश में हर ब्लॉक में क्लस्टर स्कूल बना रहे हैं। आज उत्तरकाशी जिले के लिए 15 बसों को रवाना यहाँ से मुख्यमंत्री जी और हम लोगों ने किया है और उसमें यह है कि जो भी गरीब बच्चा उस स्कूल में पढ़ेगा उसको निःशुल्क सरकार की तरफ से जो है आने जाने की व्यवस्था रहेगी। और मुझे लगता है कि अब स्कूलों में जो दिक्कत थी वो अब दूर हो जाएगी। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी जुड़ गए हैं। सतीश, इन 15 बसों के फ्लैग ऑफ किया है मुख्यमंत्री ने और मुख्यमंत्री की इस पहल से स्कूलों को आखिर कितनी सुविधा मिलेगी? शिक्षा और स्वास्थ्य के बहुत बदहार हैं, जहाँ की लोग उत्तराखंड में मुख्य कारण है पलायन का शिक्षा और स्वास्थ्य। तो उसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने और कल शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने जो है 15 बसों को रवाना कराया है उत्तरकाशी के लिए। और इसी तरह से अलग अलग राज्यों में हर जिले में जो है ये काम किया जाएगा। हर जिले में क्लस्टर स्कूल बनाए जाएंगे और हर जिले में ये सुविधा दी जाएगी, अगर कोई गरीब बच्चा है या कोई इस तरीके कोई पढ़ाई के कारण पलायन कर रहा है तो उन बच्चों के लिए फ्री सेवा, बस, फ्री पढ़ाई और अच्छे स्कूल की व्यवस्था करने की मुहिम छेड़ी है। और देखना यह है कि ये कितनी कारगर साबित होती है। अभी शुरुआत है लेकिन ये पहल बहुत अच्छी है पहाड़ के लिए। और ये कोशिश की जा रही है कि लोग कोई बच्चा पढ़ाई से वंचित न रहे और कोई पढ़ाई के लिए पलायन न करे। इसको लेकर लगातार जो है मुहिम चल रही है और अब शुरुआत हो गई है और ये हर जिले में शुरुआत होगी और हर जिले में ये कार्य किया जाएगा कि जो है पढ़ाई के लिए जो है किसी भी बच्चे को वंचित न रहना पड़े। और कोई भी ये ना हो कि कोई अब इसके हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। हॉस्टलों में भी ये इस तरीके के वो बच्चे रहेंगे जो फीस नहीं दे पाते हैं, जो दूर रहते हैं या जो खर्चा नहीं उठा पाते हैं स्कूलों का, तो उनके लिए भी ये सुविधा दी जाएगी कि उन बच्चों को तक शिक्षा पहुंचे जो से वंचित रहते हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सतीश। सदन सत्र के दौरान विवादित बयान देने पर प्रेमचंद अग्रवाल को अपना पद से हाथ धोना पड़ गया है। वहीं इस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। इस्तीफे के बाद से कांग्रेस और भाजपा ने आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया है। वहीं इसके चलते कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि प्रेमचंद अग्रवाल के प्रकरण को कांग्रेस के विधायकों से जोड़ना बेईमानी है और जो कुछ भी कांग्रेस के विधायकों ने कहा हो तो क्या उस पर भी कोई कंप्लेन नहीं आई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि मेरी जानकारी में ऐसा कोई प्रकरण नहीं है जिसमें कांग्रेस विधायकों ने अभद्रता की हो। वहीं प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर अपना इस्तीफा दिया जिसमें कोई ग्लानि नहीं है। अगर लोगों के आक्रोश को देखते हुए इस्तीफा देते तो हमारी नजरों में उनकी इज्जत बढ़ती। उन्होंने यह जताने की कोशिश की है कि जनता और विरोध करने वाले लोग गलत थे। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा दिए गए सड़क छाप वाले बयान पर भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा पहले यह बताए कि महेंद्र भट्ट के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है। ने सेवा की क्योंकि आपको जनता ने मौका दिया। किसी पर किसी ने कोई एहसान नहीं किया। उत्तराखंड आंदोलन में मैं भी रहा, मैं भी जेलों में रहा, लेकिन मैंने एहसान नहीं किया। वो मेरी इच्छा थी कि हमारा राज्य अलग हो, हमारी परेशानी को लोग समझें। तो इसके लिए मैं
एंटाइटल नहीं हो जाता मैं किसी की पिटाई कर दूं, किसी को गाली दे दूं तो मुझे क्षम्य होगा, ऐसा नहीं होता। उन्होंने अगर एज ए मंत्री कुछ अच्छे काम किए होंगे तो उसकी उनको साधुवाद है, लेकिन कई और विवाद भी हैं जिन पर मैं इस समय नहीं जाना चाहता, लेकिन विवादों से उनका चोली दामन का साथ रहा है। और इस्तीफा देते समय भी अगर वो बड़प्पन दिखाते और ये कहते कि मुझे आत्मग्लानि हुई है, मैं सोच रहा था, मंथन कर रहा था और मैं इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं, तो उनका उनका कद बढ़ता। लेकिन जिस तरीके से इस्तीफे का पटापेक्ष हुआ है इसका तो निश्चित ही उसने और दुविधा बढ़ाई है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ इसमें जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सड़क छाप बोला जो आंदोलनकारियों को, उनकी जानकारी में होना चाहिए था। रिटायर्ड अध्यापक, रिटायर्ड फौजी और कई ऐसे लोग जो एनजीओ के रूप में काम कर रहे हैं या समाज की सेवा कर रहे हैं, बुद्धिजीवी लोग इस उद्वेलना में या इस आंदोलन में थे जो प्रेमचंद जी को हटाने की मांग कर रहे थे, तो उनके लिए सड़क छाप जो का है उसमें उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार पर अब चर्चाएं तेज हो गई है। वहीं अब सबकी निगाहें दिल्ली पर टिकी हुई हैं। सभी को हाई कमान की हरी झंडी का इंतजार है। बदली परिस्थितियों में मंत्रिमंडल का विस्तार जरूरी हो गया है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है और राजभवन ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल से भेंट की है और भाजपा केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलते ही रिक्त पदों को भरा जाएगा। वहीं फिलहाल अग्रवाल को आवंटित विभाग अग्रिम आदेशों तक मुख्यमंत्री के पास ही रहेंगे। अतिरिक्त कार्यप्रभार के रूप में मुख्यमंत्री के पास ये सभी विभाग रहेंगे। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने एक मुहिम का समर्थन किया है। आपको बता दें कि पाबौ को नगर पंचायत बनाने की सुगबुगाहट एक बार फिर से तेज हो गई है। अपनी विधानसभा भ्रमण के दौरान कैबिनेट मंत्री और क्षेत्र विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत ने पाबौ को नगर पंचायत बनाने की कवायद को हवा दे डाली है। अपनी विधानसभा के दौरान डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि अगर पाबौ के स्थानीय निवासी और जनप्रतिनिधि एक मत होकर पाबौ को नगर पंचायत बनाने को लेकर कोई प्रस्ताव भेजते हैं तो निश्चित तौर से उस पर गंभीरता से काम किया जाएगा। उन्होंने पाबौ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम प्रधानों को अपने अपने क्षेत्र से सभी घरों से हस्ताक्षर लिए पत्र को उन्हें सौंपने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर सभी लोग एक मत होकर पाबौ को नगर पंचायत बनाने को लेकर एक होते हैं तो निश्चित तौर से पाबौ को नगर पंचायत बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत बनाए जाने से निश्चित तौर से पाबौ का चौमुखी विकास होगा और अन्य नगर पंचायत में जिस तरह से विकास हो रहा है वैसे ही पाबौ का विकास भी निश्चित होगा। तो एक बार मैंने अपने मंडल अध्यक्ष जी से कहा है कि आप प्रत्येक घर से साइन करा के दे दीजिए मुझे 2 महीने पाबौ और संकेत। अगर 70% या 50% लोग 51% लोग अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो मैं इसको नगर पंचायत बना दूंगा। तो ये जो कूड़ा निस्तारण की समस्या है क्या हो जाएगी, स्वीपर आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। ठीक हो गया। जैसे थैली सड़क देखा आपने कितना चमक है यार। ठीक, तो थोड़ा सी पहले मैं सर्वे कराऊंगा, पहले एक एक से पूछूंगा कि आप हाँ कह रहे हो या ना कह रहे हो। अगर ना कहेंगे तो नहीं बनाएंगे, हाँ कहेंगे तो बना देंगे। ठीक है। वैसे तो मुझे टमटा जी भी और हमारे ब्लॉक प्रमुख जी कह रहे हैं मंत्री जी बना दो, हमारे प्रधान जी भी बैठे हैं। हाँ, ये चारों लोग तो कह ही रहे हैं, लेकिन हो क्या रहे कि मैं जितना काम कर रहा हूँ 4-5 राजधानी देहरादून में आगामी गर्मियों को लेकर के नगर निगम सतर्क हो चुका है। वहीं नगर निगम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। स्वास्थ्य विभाग ने नगर निगम को क्षेत्र में साफ सफाई कायम रखने के निर्देश जारी किए हैं, जिससे शहर में जगह जगह मच्छरों और लार्वा को नष्ट करने के लिए निर्देशित किया गया है। प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए नगर निगम की कई टीमों का गठन किया गया है। डेंगू, मलेरिया और मच्छर जनित रोगों से बचाव के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। हर साल इसको लेकर बृहद स्तर पर नगर निगम प्रशासन की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जाता है। जल भराव वाले जगह पर छिड़काव की व्यवस्था की जा रही है और नगर निगम क्षेत्र में साफ सफाई को लेकर व्यवस्थित तरीके से प्रबंध भी किए जा रहे हैं। प्रातः प्रतिवर्ष जो है हम लोग होली के बाद जो है ये
एक कार्य योजना बनाकर जो है कार्य शुरू कर देते हैं, जिसमें फॉगिंग और लार्विसाइडल का छिड़काव रहता है। और इसके लिए कार्य योजना जो है बना ली गई है और अति शीघ्र जो है मार्च के अंत से पहले पहले हम लोगों के द्वारा जो है जो बस्तियों के इलाके हैं या फिर लो लाइंग एरियाज हैं या फिर जहाँ पर जल भराव की समस्या रहती है, वहां पर जो है जरूरत अनुसार जो है कीटनाशकों का प्रयोग करते हुए लार्विसाइडल का भी छिड़काव करेंगे और जहां जहां आवश्यकता होगी वहां पे जो है डिमांड अनुसार फॉगिंग का कार्य भी शुरू किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिशा निर्देश पर देहरादून के डीएम सविन बंसल का चक्राता क्षेत्र का 3 दिवसीय दौरा शुरू हो चुका है। ये दौरा आज से ही आरंभ हो चुका है। इस के दौरान डीएम चिरमिरी में नवगठित वन पंचायतों के अधिवेशन में शामिल होंगे, जिसमें प्रत्येक वन पंचायत को 15,000 रुपए आवंटित किए जाएंगे। अधिवेशन के बाद डीएम हनोल में मास्टर प्लान को लेकर स्थानीय लोगों के साथ बैठक करेंगे और 20 मार्च को त्यूड़ी में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया जाएगा। इस बहुउद्देशीय शिविर में जिलाधिकारी आम जनता की तमाम समस्याओं का त्वरित निराकरण भी करेंगे। देखिए, चक्राता त्यूनी की विजिट इज अ फॉलो अप ऑफ ऑनरेबल सीएम विजिट लास्ट मंथ। सो वहाँ पर बहुउद्देशीय शिविर काफी समय से प्लान नहीं हो पाया था, तो एक तो बृहद बहुउद्देशीय शिविर करना है, वो त्यूनी में रखा गया है, जिसमें हमारी जितने भी प्रचलित गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जितने सर्टिफिकेट्स बनते हैं, जितने बेनिफिशियरी कार्ड्स बनते हैं, पेंशन्स हैं, दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी होते हैं, मानसिक विकलांगता पत्र जारी होते हैं, तो हमारी स्वास्थ्य की बहुत सारी जांच हैं, लैब टेस्ट हैं, वो सभी ऑन स्पॉट वहाँ पर उनका एक्सेस किया जाएगा। और ये प्रयास रहेगा कि जो लाभार्थी वहाँ पर आ रहा है वो वहाँ से संतुष्ट होकर जाए। उनकी किसी भी तरह की ग्रीवियंस है, चाहे पेयजल, सड़क, बिजली, जो ऑन द स्पॉट निराकरण हो सकता है उसको वहीं पर करेंगे। और जिसमें एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में कंसर्न ऑफिसर को या कमेटी को अपनी रिपोर्ट और एक्शन टेकन लेना है, वो निश्चित समय में फॉलो किया जाएगा। सेकंड, इसका उद्देश्य है कि अभी हाल ही में हमने अपनी वन पंचायतें गठित करवाई हैं। सो वन पंचायतें एक तो बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है अपनी वन अग्नि रोकथाम को अग्रसर करने के लिए, क्योंकि वो वहीं के लोकल कम्युनिटीज से हमारी वन पंचायतें गठित होती हैं और उन्हें पूरा आइडिया रहता है कि फायर लाइन्स कहाँ पर बननी है और किस तरह से हमको प्रिवेंट करना है फायर। ऋषिकेश में सड़क को 4 लेन किया जाएगा और इसके लिए 3300 पेड़ों को काटा जाएगा और इसको लेकर अब लोगों में गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। करीब 21 किलोमीटर के दायरे में 600 करोड़ रुपए की लागत से चौड़ाईकरण का कार्य किया जाएगा। चौड़ाईकरण के दौरान करीब 3300 पेड़ों की कटान भी जद में है, जिनका इन दिनों छटाई कार्य चल रहा है। इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों के कटान की जद में आने वाले पर्यावरणविदों व लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। वहीं प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल से जब इसको लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जो यह पेड़ काटे जा रहे हैं उसके बदले में अन्य क्षेत्रों में पेड़ लगाए जाएंगे। जितने पेड़ क्षतिग्रस्त होते हैं उतने प्लांट्स को लगाने का प्राविधान है, तो लिहाजा एक बैलेंस तो बना रहता है। केवल क्योंकि देखिए, विकास और इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में बैलेंस बना करके आगे बढ़ना है। विकास, क्योंकि हमारे विकासशील राज्य है, अभी नया राज्य है, इसको विकसित राज्यों की श्रेणी में जाने के लिए निश्चित रूप से अवस्थापना सुविधाएं भी देनी है। तो अवस्थापना सुविधाओं देने के लिए कहीं कहीं पर पेड़ काटने की नौबत भी आती है। आप देखिए, सड़कें जो बनती हैं सैकड़ों पेड़ करते हैं, लेकिन सड़कों को आम आदमी को सुविधा देना, किसी बेचारे आज 70-75 साल आजादी के बाद भी लोग गाँव की सड़क से नहीं जुड़े हैं, उनको भी सड़क आए, ये उनकी भी इच्छा है और सरकार की मंशा भी होती है कि सारे लोगों को सड़कों से जोड़े। लेकिन उत्तराखंड में वनाग्नि को रोकने के लिए और कंट्रोल करने के लिए वन विभाग की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में वनों की आग के लिहाज से सबसे संवेदनशील समय शुरू हो चुका है। यह है फायर सीजन 15 फरवरी से मानसून आने तक की अवधि। इसी सीजन के दौरान राज्य में जंगल सबसे अधिक धधकते हैं और हर साल बड़े पैमाने पर वन संपदा को क्षति पहुंचती है। हर बार की भांति इस बार भी प्रदेश में जंगल की आग पर काबू पाने के लिए वन विभाग ने कमर कसने का दावा कर लिया है। उत्तराखंड में जंगल की आग के सूचना प्रबंधन प्रणाली को डिजिटल करते हुए वन विभाग ने फॉरेस्ट फायर उत्तराखंड मोबाइल ऐप भी विकसित किया है। पहली बार इस प्रकरण
के ऐप के माध्यम से एक संचार तंत्र विकसित कर आग को काबू करने का प्रयास किया जाएगा। वन विभाग ग्रामीणों से मदद के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में प्रथम चरण में आग की दृष्टि से अति संवेदनशील 12 वन प्रभागों से लगे गांवों के प्रधानों और महिला मंगल दल व युवक मंगल दल के अध्यक्षों को विभाग के फायर अलर्ट सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतोड़ी ने नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में 7वीं स्टेट ब्रॉडबैंड कमेटी की बैठक ली है। मुख्य सचिव ने राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 के तहत प्रभावी कनेक्टिविटी के लिए सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को प्रोत्साहित करने और पिटकुल और यूपीसीएल की मदद से ऑप्टिकल ग्राउंड वायर के उपयोग को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बीएसएनएल को 4G सैचुरेशन स्कीम का कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करने को कहा है। विभिन्न विभागों की ओर से ई सेवाएं प्रदान करने के लिए एफटीटीएच की उपयोगिता के संबंध में आईटी विभाग को नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश भी जारी किए गए हैं। भारत नेट स्कीम के तहत राज्य के 1819 ग्राम पंचायतों में 14,516 एफटीटीएच कनेक्शन दिए जाएंगे। मुख्य सचिव ने बीएसएनएल को शेष 19 ओएनटी में विद्युत कनेक्शन शीघ्र प्रदान करने के लिए कहा है। भारत नेट स्कीम की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव राधा रतूरी ने भारत नेट इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित विभिन्न ग्रामीण योजनाओं व सेवाओं के संचालन की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बिजली के खंभों पर एरियल केबल्स के रेगुलराइजेशन संबंधी पॉलिसी फ्रेमवर्क को जल्द से जल्द लागू करने के लिए आईटी विभाग, यूपीसीएल, शहरी विकास विभाग व स्मार्ट सिटी को निर्देश दिए हैं। फेमस सिंगर और रैपर हनी सिंह ने हरिद्वार में रंग में भरते हुए नजर आए हैं और वे अक्सर हरिद्वार के नीलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करते हैं। मंगलवार को भी हनी सिंह अपने दोस्तों के साथ श्यामपुर क्षेत्र स्थित नीलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और यहां उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की। हनी सिंह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की सराहना की है। साथ ही हरिद्वार पुलिस की नशे के खिलाफ हो रही कार्यवाही को भी सराहा है। हनी सिंह ने युवाओं से नशे से दूर रहने की गुजारिश भी की है। अपनी हरिद्वार यात्रा को हनी सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी शेयर किया है। हर हर महादेव। मैं आपका अपना योयो हनी सिंह। हमारे उत्तराखंड के सीएम साहब पुष्कर सिंह धामी जी ने बहुत अच्छा एक एंटी ड्रग्स और नशे के खिलाफ एक कैंपेन चलाया है, जिसके अंदर उत्तराखंड पुलिस, हरिद्वार पुलिस और सारे उत्तराखंड की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है कि युवाओं को कैसे नशे से दूर रखा जाए। हमारे हरिद्वार से एसएसपी डोवाल साहब इस पूरी मुहिम में जुड़े हुए हैं और सारे युवाओं से मेरा ये निवेदन है कि नशों से दूर रहे और आपका कोई यार मित्र अगर ये सब करता है तो उसको भी रोके और पुलिस को बताएं। पौड़ी में इन दिनों बाघ की दहशत देखने को मिल रही है। इसको देखते हुए स्कूली बच्चों को अब स्कूल जाने से भी डर लग रहा है। आपको बता दें कि पौड़ी के धुमाकोट ब्लॉक के बखरोटी गांव और उसके आसपास के क्षेत्र में इन दिनों बाघ की दहशत देखने को मिल रही है, जिससे आमजन में दहशत बनी हुई है। आसपास के गांव की ग्रामीण अपनी रोजमर्रा के कामों को भी नहीं कर पा रहे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कतें गांव के स्कूली बच्चों को हो रही है। डर के कारण स्कूली बच्चों को स्कूल भेजने में अभिभावक चिंतित नजर आ रहे हैं, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई का नुकसान भी हो रहा है। इस सब के बीच शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए नजदीकी विद्यालयों में पढ़ाई की व्यवस्था बच्चों के लिए की जा रही है, जिसके तहत गांव के जूनियर हाई स्कूल में पढ़ने वाले 5 बच्चों की कक्षाएं उन्हीं के गांव के प्राइमरी स्कूल में इन दिनों लगाई जा रही हैं। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी नागेंद्र बर्तवाल ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा के लिए खंड शिक्षा अधिकारी से वार्ता कर नजदीकी स्कूल में पठन पाठन करने की व्यवस्था करने के लिए आदेश जारी किए गए हैं। वहीं स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले भी इस क्षेत्र में बाघ की दहशत बनी हुई थी, जिसके चलते उनके बच्चों की पढ़ाई में भी दिक्कत आ रही है। उन्होंने वन विभाग से गुहार लगाई है इस क्षेत्र में लगातार गश्त की जानी चाहिए थी, जिससे क्षेत्र में बाघ की दहशत से निजात मिल पाए।
उत्तराखंड सरकार ने रोपवे बनाने के लिए एक प्रस्ताव केंद्रीय सरकार को भेजा था। इसी को लेकर के अब इसी के तहत केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तराखंड के 2 रोपवे केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे को मंजूरी दे दी है। लेकिन उत्तराखंड में रोपवे बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार ने भारत सरकार को एक लंबी लिस्ट भेजी है। अगर ये रोपवे धरातल पर उतर जाते हैं तो आने वाले समय में उत्तराखंड की स्थिति कुछ और ही होगी। दरअसल विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने पर फोकस कर रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तेजी से बढ़ाना चाहती है ताकि आगे आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को उत्तराखंड की ओर आकर्षित किया जा सके। लिहाजा उत्तराखंड सरकार राज्य में चारों ओर रोपवे का जाल बिछाना चाहती है ताकि देश विदेश से आने वाले सैलानियों को बेहतर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। पर्वतमाला योजना के तहत उत्तराखंड सरकार ने भारत सरकार को 49 रोपवे बनाने का प्रस्ताव भेजा था, जिसमें से 2 प्रस्तावों पर हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली में बीते 6 मार्च को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठक के दौरान उत्तराखंड राज्य के 2 रोपवे प्रोजेक्ट केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए 6,811 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। केदारनाथ रोपवे निर्माण के लिए निविदा प्रक्रिया 19 मार्च तक पूरी होने की उम्मीद जताई जा रही है। जेल में बंद कैदियों को अब खेल में प्रोत्साहित किया जा रहा है। आपको बता दें कि हरिद्वार में ये कार्य चल रहा है। जेल में बंद कैदियों के जीवन में अनुशासन पैदा करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जेल प्रशासन के साथ मिलकर ये परिवर्तन प्रोग्राम चला रही है, जिसके तहत जेल के कैदियों को खेलों की कोचिंग देकर उन्हें खेलने के लिए प्रेरित किया जाएगा। मंगलवार को हरिद्वार जिला जेल में परिवर्तन कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जिला जेल पहुंचे IOCL के चेयरमैन ने हरिद्वार जेल से कुल 8 राज्यों की जेलों में इस योजना को शुरू किया है। इसके तहत खिलाड़ियों को खेलों की किटें मुहैया कराई गई। साथ ही प्रोफेशनल कोच 1 महीने तक खिलाड़ियों को कोचिंग भी देंगे। जेल में खेलों की शुरुआत को देखकर कैदियों में भी उत्साह नजर आया है और IOCL के चेयरमैन ने बताया कि इससे खिलाड़ियों के जीवन में अनुशासन और सकारात्मकता उत्पन्न होगी। साथ ही जेल से निकलकर वे समाज की मुख्य धारा में शामिल भी हो सकेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।